नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। इस तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। भारत के 2027 तक जर्मनी और 2029 तक जापान से बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान। भारत का कुल निर्यात इस वर्ष $750 अरब को पार कर जाएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कल से 4 दिन की भारत यात्रा पर। उन्होंने कहा, भारत बांग्लादेश का विश्वसनीय मित्र। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता। उन्होंने जेलों में के आधुनिकीकरण पर बल दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के संशोधन पर चर्चा के लिए कल प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। भारत में खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में भारत का पहला रात्रि अभयाकाश स्थापित किया जाएगा। गृह मंत्री आज गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का संगीत और शुभंकर जारी करेंगे। और एशिया कप क्रिकेट में आज शाम दुबई में सुपर 4 मैच में भारत और पाकिस्तान आमने सामने। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत वर्ष 2029 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा वृद्धि दर पर भारत 2027 में जर्मनी और संभवतः 2029 में जापान से भी आगे निकल जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2014 के बाद से काफी ढांचागत बदलाव हुए हैं और इस समय वो ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों से पता चलता है कि भारत अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले भारत की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 11वें स्थान और ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी ने कहा कि भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अनुमानों के अनुसार देश 2028-30 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। This ranking determines the relative power of countries. So the GDP of the country in US dollars, very roughly according to my indices, which are more precise, measures the relative power of a country. So what it is telling in the broader context, leaving aside the UK, the specific things, is that India is moving up the power scale. And according to my earlier forecast, by 28 to 30, we will become the third largest country. देश का कुल निर्यात इस वर्ष $750 अरब को पार कर जाएगा। पिछले वर्ष ये $676 अरब था। वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस वर्ष माल निर्यात $450 अरब और सेवा निर्यात $300 अरब तक पहुंच जाएगा। निर्यात आंकड़ों की जानकारी देते हुए श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि इस साल अगस्त में निर्यात $33 अरब पर स्थिर रहा। अप्रैल से अगस्त के दौरान निर्यात पिछले साल की तुलना में 17.1% अधिक है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की यात्रा पर आने से पहले भारत को बांग्लादेश का विश्वसनीय मित्र बताया है। उन्होंने कहा कि जरूरत के समय भारत हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। एक समाचार एजेंसी से भेंट में श्रीमती हसीना ने कहा कि बांग्लादेश 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान और बाद में भी भारत के योगदान को हमेशा याद करता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन संघर्ष में फंसे अपने देश के विद्यार्थियों को निकालने और वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए श्री मोदी की सराहना की। I really thanks to Prime Minister Modi to take this initiative, and that way he, contributed vaccine to not only Bangladesh, also some South Asian countries, and it's really very, very helpful, and it's a very prudent initiative he has taken. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रही हैं। वे इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि श्रीमती शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर उनसे मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों से जेलों में सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। श्री शाह ने प्रत्येक राज्य से बेहतर जेल प्रबंधन के लिए 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की आदर्श जेल संहिता को अपनाने का आग्रह किया। श्री शाह आज अहमदाबाद में 6ठी अखिल भारतीय जेल प्रतियोगिता के शुभारंभ के बाद जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जेलों को आधुनिक बनाने और ऐसे कैदियों को समाज में वापस लाने पर बल दिया जो स्वाभाविक या आदतन अपराधी नहीं होते। जेल प्रशासन का जिम्मेदारी जो स्वभावगत क्रिमिनल नहीं है, जो बॉर्न क्रिमिनल नहीं है और जो आदतन क्रिमिनल नहीं है, वो सारे कैदियों को समाज में पुनः प्रस्थापित करने के लिए जेल एक माध्यम बनना चाहिए, कारागार एक माध्यम बनना चाहिए और जेल प्रशासन इस दिशा में जाना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि समाज में जेलों को जिस तरह से देखा जाता है वो नजरिया बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बेहतर जेल प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी अपनाई जानी चाहिए। जेल को जिस दृष्टि से समाज में देखा जाता है उस दृष्टि को भी बदलने की जरूरत है। जेल के अंदर सजा याफ्ता कैदी जो होते हैं, हर कैदी स्वभाव से क्रिमिनल नहीं होता। कई बार कुछ घटना ही ऐसी हो जाती है कि अलग अलग प्रकार के गुनाह में उनका इन्वॉल्वमेंट आता है और सजा भी होती है। ये समाज को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया है, क्योंकि दंड ही नहीं होगा तो भय नहीं होगा, भय नहीं होगा तो डिसिप्लिन नहीं होगी और डिसिप्लिन नहीं होगा तो स्वस्थ समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए दंड की प्रक्रिया तो बहुत जरूरी है। गृहमंत्री ने कहा कि अदालतों की तरह देश की सभी जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा बनाए जाने की आवश्यकता है। श्री शाह ने कैदियों के कल्याण के लिए जेल परिसरों में पुस्तकालयों, प्रशिक्षण केंद्रों, अस्पतालों और मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना पर भी बल दिया। गृहमंत्री ने कहा कि जेलों में कैदियों की बढ़ती भीड़ बहुत बड़ी समस्या है, जिसे बेहतर प्रबंधन से हल करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि 6ठी कारागार प्रतियोगिता से जेल सुधारों की प्रक्रिया में मदद मिलेगी और देश में कारागारों का प्रबंधन बेहतर होगा। 3 दिन के इस आयोजन में देश के विभिन्न जेलों के 1000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी 18 स्पर्धाओं में शामिल होंगे। इससे पहले गृहमंत्री ने अहमदाबाद नगर निगम के 4 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन किया। ये अनुपम स्मार्ट स्कूल 9 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से अहमदाबाद नगर निगम ने बनाए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने मतदाता सूची संशोधन को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की कल बैठक बुलाई है। गैर स्थानीय लोगों को वोट देने के अधिकार को लेकर उठे विवाद के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में सभी बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत प्रमुख राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। सभी राजनीतिक दलों को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल ने इस बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है। भाजपा के महासचिव अशोक कौल ने जानकारी दी कि उन्हें बैठक के लिए बुलाया गया है। इस बीच निर्वाचन आयोग 15 सितंबर को मतदाता सूची के मसौदे का अनावरण करेगा और 25 अक्टूबर तक दावे या आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं और अंतिम मतदाता सूची 25 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। कांग्रेस छोड़ने के बाद पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि श्री आजाद आज दिन में 11 बजे जम्मू हवाई अड्डे पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका शानदार स्वागत किया। बाद में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। संभावना है कि श्री आजाद आज अपनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की घोषणा करेंगे। 26 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद श्री आजाद ने पार्टी हाईकमान की आलोचना की थी और श्री राहुल गांधी पर अपरिपक्व होने का आरोप लगाया। उन्होंने श्री गांधी पर पार्टी की समूची परामर्श व्यवस्था को ध्वस्त करने का आरोप भी लगाया था। मणिपुर से जनता दल यूनाइटेड के 5 विधायकों ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की। ये विधायक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा गठबंधन से अलग होने के कुछ सप्ताह बाद ये घटनाक्रम सामने आया है।
भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि ये महंगाई के खिलाफ नहीं बल्कि एक परिवार को बचाने के लिए है। पार्टी प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने नई दिल्ली में कहा कि ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पार्टी नेतृत्व के लिए फिर से तैयार करने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्ष 2014 के बाद से 90% चुनाव हार चुकी है। कर्नल राठौर ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी टीम है जिसका कप्तान कोई नहीं बनना चाहता। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर राष्ट्रीय राजधानी में एक रैली का आयोजन किया है। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देखते हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग लद्दाख में रात्रि अभयाकाश की एक नई योजना शुरू करने जा रहा है। ये परियोजना अगले 3 महीने में पूरी हो जाएगी। प्रस्तावित अभयाकाश लद्दाख के हानले में बनाया जाएगा और ये चुंगथांग अभयारण्य का हिस्सा होगा। इससे भारत में खगोलीय पर्यटन में वृद्धि होगी। ये क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों में से है। इन इलाकों में प्रकाशीय इंफ्रारेड और गामा दूरबीन से नक्षत्रों को देखने में रोमांच का अनुभव होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रात्रि अभयाकाश के लिए लद्दाख प्रशासन, लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय परिषद और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के साथ त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय पर्यटन और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अध्ययन से अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी गैसटेक मिलान सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल इटली जाएंगे। उनके साथ सरकारी और व्यापारिक शिष्टमंडल भी जा रहा है। गैसटेक तरल प्राकृतिक गैस LNG पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है। इस सम्मेलन में ऊर्जा परिदृश्य पर चर्चा करने, कोविड महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों को पुनः पटरी पर लाने का आकलन करने और कार्बन उत्सर्जन मुक्त ऊर्जा के लिए मार्ग तैयार करने के बारे में विश्व भर के प्रमुख मंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होंगे। श्री पुरी ऊर्जा सुरक्षा और विकासशील देशों के लिए ऊर्जा परिवर्तन विषय पर मंत्री स्तरीय चर्चा में शामिल होंगे। श्री पुरी यात्रा के दौरान गैसटेक सम्मेलन में भाग लेने वाले पेट्रोलियम मंत्रियों और वैश्विक ऊर्जा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से मंगोलिया और जापान की 5 दिन की यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भारतीय रक्षा मंत्री की मंगोलिया की पहली यात्रा होगी। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। श्री राजनाथ सिंह मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरेल सुख से मुलाकात करेंगे। वे वहां के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सैखान बयार के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों मंत्री रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहल की शुरुआत करेंगे। श्री सिंह ने ट्वीट संदेश में बताया है कि वो जापान यात्रा के दौरान तोक्यो में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत वर्ष 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा।
भारत के 2027 तक जर्मनी और 2029 तक जापान से बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान। भारत का कुल निर्यात इस वर्ष 750 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कल से 4 दिन की भारत यात्रा पर। उन्होंने कहा, भारत बांग्लादेश का विश्वसनीय मित्र। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता। उन्होंने देश में जेलों के आधुनिकीकरण पर बल दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के संशोधन पर चर्चा के लिए कल प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। भारत में खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में भारत का पहली रात्रि अभयाकाश स्थापित किया जाएगा। गृहमंत्री आज गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का संगीत और शुभंकर जारी करेंगे। और एशिया कप क्रिकेट में आज शाम दुबई में सुपर 4 मैच में भारत और पाकिस्तान आमने सामने। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का संगीत और शुभंकर जारी करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे। देश के सबसे बड़े खेल आयोजन के लिए विशेष वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन का भी अनावरण किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों का विषय है खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव। ये खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेंगे। इन राष्ट्रीय खेलों में पहली बार मलखंभ और योगासन जैसे स्वदेशी खेल भी शामिल किए जाएंगे। सरकार ने इस महीने की 17 तारीख से अगले 1 वर्ष तक के लिए हैदराबाद मुक्ति दिवस कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति दे दी है। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह 17 सितंबर को हैदराबाद के परेड ग्राउंड में उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार वर्ष भर चलने वाले इन आयोजनों का उद्देश्य तत्कालीन हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने धार्मिक नेताओं और मीडिया के लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्हें भ्रम दूर करने और जागरूकता लाने में योगदान देना चाहिए। श्री धनखड़ ने आज नई दिल्ली में शरीर अंगदान के लिए राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ के अवसर पर एक जनसभा में ये बात कही। इस कार्यक्रम का आयोजन दाधीची देह दान समिति ने किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंगदान संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए अंगदान के लिए सहायता प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार का उद्देश्य देश के उन बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान की प्रशंसा और उनका सम्मान करना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने विद्यार्थियों के जीवन को भी बेहतर बनाया है। इस वर्ष देश भर से 45 शिक्षकों को 3 चरण की पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यमों से इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम आपके लिए वर्ष 2001 के बाद भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों की जानकारी लेकर आए हैं। वर्ष 2001 में भारत की कोकिला प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। मैं उन लोगों को कभी नहीं भूल सकती हूँ। गाना बनाते थे, मुझे कहा करते थे, देखो लता, ये खास मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम नहीं गाओगे तो ये मैं गाना करूंगा नहीं। आज ये फिल्म देखते हुए मुझे सब लोग याद आए। मैं फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बहुत आभारी हूँ। जो एक लता नाम का पत्थर था, आज उन्होंने उसको भारत रत्न बना दिया है। फिल्म इंडस्ट्री नहीं होती तो मैं नहीं होती। मैं बहुत बहुत सबके आभारी हूँ, आपके आभारी हूँ। जनता ने मुझे हमेशा साथ दिया है, हमेशा दुआएं दी है, प्यार दिया है,
शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ इतना, उन्होंने मुझे स्नेह दिया है। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के विश्व विख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी इसी वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2009 में प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से अलंकृत किया गया। वर्ष 2014 में प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर CNR राव को ये पुरस्कार दिया गया था। The airport in Trivandrum around 4:45 when I was waiting for the flight to Bangalore, I learnt about it. I'm very, very grateful. Working not just been writing papers after papers, books after books. For the last 54 years, I have a large number of young people who have done PhDs with me, done research with me, and at the end of such a long career, if somebody looks at it and say it deserves an highest national award, I'm very grateful. I have got a lot of international awards in science, that is different. But getting a national award, my own country giving it, I think it's a great honor. टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 34,000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भी वर्ष 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। It's the biggest honor for me and I'm extremely delighted on receiving Bharat Ratna. I'd like to reiterate what I said a couple of months ago, that this recognition, this award, I'd like to dedicate this to my mother. I'm extremely proud to be born in this beautiful nation, and I'd like to express my gratitude for all the love, affection and support that I've received for a number of years. I'll continue to bat for India. I know my cricket is stopped, but I'll continue to bat for India and try my best to give the people of India a reason to smile. वर्ष 2015 में विद्वान और समाज सुधारक पंडित मदन मोहन मालवीय तथा पूर्व प्रधानमंत्री और अनुभवी सांसद अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया। वर्ष 2019 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी ये सम्मान मिला था। शिक्षाविद और समाज सुधारक नानाजी देशमुख को भी इसी वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। मानव की जो समग्रता है उसके संबंध में ये निश्चित एक आधारशिला बनाई कि मानव केवल शरीर नहीं, मानव शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों मिलकर के एक एकात्म व्यक्तित्व है और इन चारों का संतुलित विकास यह मानव का विकास है। लेकिन आधुनिक काल की परिस्थिति में उसे स्पष्टता देने का काम कोई नहीं करना, वो दीनदयाल जी ने किया है और इसलिए आज भी उनका चिंतन उपयुक्त ही नहीं है, तो उस चिंतन को कार्यान्वित करना यह भावी समस्याओं के निराकरण का माध्यम बनेगा। असम के प्रसिद्ध संगीतकार और पार्श्व गायक, कवि और फिल्म निर्माता भूपेन हजारिका को भी वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। रिवॉर्ड एंड अवार्ड दोनों मिला एंड NFDC perhaps got for the first time such money for a musical. Music was not inseparable from international films, you see. दिल हुम करे घबराए, घन धम धम करे कर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में सुपर 4 में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। केरल में 68वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ आज अलपुझा जिले के पुन्नमड़ा झील में आयोजित की जा रही है। प्रतिस्पर्धा में 20 लंबी नौकाओं सहित 77 नौकाएं भाग लेंगी। श्रीनगर की डल झील की 24 शिकारा नौकाएं भी इस बार हिस्सा ले रही हैं। डोरंड कप फुटबॉल में आज गुवाहाटी में इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में ग्रुप डी में आर्मी ग्रीन का मुकाबला ओडिशा फुटबॉल क्लब से होगा। मैच अब से कुछ देर में शुरू होगा। नॉकआउट चरण में पहुंचने के लिए आर्मी ग्रीन के लिए ये मैच जीतना जरूरी है। और अब आज का संस्कृति संदेश, जो कि केंद्रित है
धर्मवीर भारती पर। आज पुण्यतिथि है आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद के आतरसुइया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। स्कूली शिक्षा डीएवी हाई स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में। 1948 में संगम के संपादक श्री इलाचंद्र जोशी के साथ सह संपादक नियुक्त हुए। 2 वर्ष वहां काम करने के बाद हिंदुस्तानी अकादमी में अध्यापक नियुक्त हुए। प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान हिंदी साहित्य कोश के संपादन में सहयोग दिया। निकष पत्रिका निकाली तथा आलोचना का संपादन भी किया। उसके बाद धर्मयुग में प्रधान संपादक पद पर बंबई आ गए। आलोचकों ने भारती जी को प्रेम और रोमांस का रचनाकार माना है। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, बरसों के बाद उसी सूने आंगन में जाकर चुपचाप खड़े होना, रिश्ती सी यादों से पिरा पिरा उठना, मन का कोना कोना, कोने से फिर उन्हीं सिसकियों का उठना, फिर आकर बाहों में खो जाना, अकस्मात मंडप के गीतों की लहरी, फिर गहरा सन्नाटा हो जाना, 2 गाढ़ी मेहंदी वाले हाथों का जुड़ना, कंपना, बेबस हो गिर जाना, रिश्ती सी यादों से पिरा पिरा उठना, मन का कोना कोना, बरसों के बाद उसी सूने से आंगन में जाकर चुपचाप खड़े होना। रोमांस के साथ साथ इतिहास और समकालीन स्थितियों पर भी धर्मवीर जी की पैनी दृष्टि रही है, जिसके संकेत उनकी कविताओं, कहानियों, उपन्यासों, नाटकों, आलोचनाओं तथा संपादकीयों में स्पष्ट देखे जा सकते हैं। उनकी कहानियों और उपन्यासों में मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ के चित्र हैं। अंधायुग में आजादी के बाद देश में आई मूल्यहीनता के प्रति उनकी चिंता साफ दिखाई देती है। डॉक्टर धर्मवीर भारती को अपने जीवन में ढेरों सम्मान और पुरस्कार मिले। 1972 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता एक सदाबहार रचना है। सूरज का 7वां घोड़ा को कहानी कहने का अनुपम प्रयोग माना जाता है। आज डॉक्टर धर्मवीर भारती तो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका रचना संसार उनके पाठकों के दिलों में सदा आबाद रहेगा। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य इन परीक्षाओं की तैयारी में विद्यार्थियों और अन्य अभ्यर्थियों की मदद करना है। हिंदी में यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होता है। अभ्यास कार्यक्रम की अगली कड़ी शनिवार 10 सितंबर को प्रसारित होगी। इस कड़ी का विषय है संस्कृत। विद्यार्थी अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या abhyas.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि 7 सितंबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत वर्ष 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। भारत के 2027 तक जर्मनी और 2029 तक जापान से बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान। भारत का कुल निर्यात इस वर्ष $750 अरब को पार कर जाएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कल से 4 दिन की भारत यात्रा पर। उन्होंने कहा, भारत बांग्लादेश का विश्वसनीय मित्र। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता। उन्होंने देश में जेलों के आधुनिकीकरण पर बल दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के संशोधन पर चर्चा के लिए कल प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। भारत में खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में देश का पहला रात्रि अभयाकाश स्थापित किया जाएगा। गृह मंत्री आज गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेल का संगीत और शुभंकर जारी करेंगे और एशिया कप क्रिकेट में आज शाम दुबई में सुपर 4 के मैच में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।